Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss another topic of principles of management, that is organizational structure and organization design. देखो आज के लेक्चर हम डिस्कस करने वाले कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनमें से हम फर्स्ट टाइप को आज कवर करेंगे. क्लियर? देखो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हमें कोट गिवन है, बहुत ही अच्छी सी. क्या बोलते हैं? कहते हैं द रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन मे डिस्ट्रॉय इट. वो कहते हैं कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छे से बिल्डअप नहीं किया है तो वो आपकी बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्पेयर कर सकता है और कुछ कुछ केसेस में उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है ना. तो यही बोला गया है, द रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन मे डिस्ट्रॉय इट. ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, आपको याद होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग क्या होता है, देन हमने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजिंग. प्लानिंग क्या था कि आप अलग अलग एक्टिविटीज को कि आपने करना क्या है फ्यूचर में उसको प्लान करते हो, है ना. कुछ भी करने से पहले जब आप अपने एक ब्लूप्रिंट फ्रेम कर लेते हो, है ना, फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हो, ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हो, दैट इज नॉन एज प्लानिंग, जिसके अंदर आप ये डिसाइड करते हो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, बाय होम टू डू इट, है ना. ये सब कोई क्वेश्चंस के आंसर्स आप वहां पे लिखते हो. देन आप करते थे ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता था, हार्मोनियस एडजस्टमेंट की जाती थी वेरियस डिपार्टमेंट्स की. अब डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है तो आपका कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर होगा कि आप डिपार्टमेंट को किस बेसिस पे बनाएंगे, है ना, उसके अंदर कैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो वो सभी कुछ कवर होता है आपका इन द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. The organizational structure seeks to establish relations among all the persons working in the organization. Under the organizational structure, various posts are created to perform different activities for the attainment of the objectives of an enterprise. क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी पोस्ट को क्रिएट करते हैं सो दैट हम अपने डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके. क्यों करना है ऐसा? फॉर द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि जो भी आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, आप उनको अटेन कर पाओ. रिलेशंस अमंग पर्सन्स वर्किंग ऑन डिफरेंट पोस्ट आर डिटरमाइंड. अलग अलग जो पोस्ट पर लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं उसको डिटरमाइन करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं? द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग द रिलेशन इज टू क्लैरिफाई. अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, रिलेशंस को डिटरमाइन क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसके बिहाइंड, ताकि हमें ये क्लैरिटी हो सके एज टू हु इज द सुपीरियर एंड हु आर द सबऑर्डिनेट्स, ताकि आपको ये पता हो कि कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट्स हैं. Therefore, it can be asserted that the establishment of relations among various persons working in the enterprise is called organizational structure. तो इसी को आप बोलते हैं क्या, organizational structure. नेक्स्ट कुछ आपकी डेफिनेशंस गिवन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की. फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू हर्ले. क्या कहते हैं ये, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप among the various positions in a firm and among the various people occupying the positions. ये क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, पैटर्न्स होते हैं रिलेशनशिप्स के अमंग द वेरियस पोजीशंस. एक फर्म के अंदर जितनी भी अलग अलग पोजीशंस हैं उनके अंदर क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं उसको डिफाइन करता है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और लोगों के बीच में मतलब पोजीशन और उस पोजीशन को होल्ड करने वाले जो लोग हैं उनके रिलेशनशिप्स को, उनके पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप को डिफाइन करता है. क्लियर? नाउ सेकेंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम एच न्यूमैन. ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डील्स विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट इन एन एंटरप्राइज. ये कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि जो भी आपकी कंपनी का ओवरऑल अरेंजमेंट होता है ना एंटरप्राइज में, दैट इज नॉन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. आई थिंक क्लियर हो गया, एक बेस पता लग गया होगा है क्या, है ना, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में. नाउ अब आता है कि कितने तरह का आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. वी आर हैविंग द 4 काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. फर्स्ट वन इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड फंक्शनल एंड द फोर्थ वन इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. एक मैं आपको अभी ब्रीफ दे देती हूँ, देन हम इनको डिटेल में बहुत अच्छे से 1 by 1 कवर करेंगे.
ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का जिसके अंदर जो आपकी अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, वो टॉप टू बॉटम आती है। या फिर अगर हम बात करें कोई कंप्लेंट्स, कोई सजेशंस आनी है तो वो बॉटम टू टॉप जाएगी, है ना। तो मतलब कि एक टॉप लेवल कोई पर्सन होगा, वो ऑर्डर्स देगा अपने सबॉर्डिनेट्स को, ऐसे करते थे बॉटम तक जाते जाएंगे, वर्कर तक वो ऑर्डर जाएगा। लेकिन अगर किसी वर्कर को कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई सजेशंस देनी है, तो वो मतलब बॉटम से जाएंगी अपवर्ड की तरफ। क्लियर? अब लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है? लाइन का जो फंक्शन है वो तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन की तरह सिमिलर रहेगा, बट इसमें स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐड हुआ है। इट मीन्स इसमें कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं। बेसिक सोचने का काम लाइन के पास होता है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है या स्टाफ एक्सपर्ट्स का काम होता है कि कुछ कुछ मैटर्स के ऊपर अपने डिसीजंस देना, एडवाइस देना। अब जो मेन लायबिलिटी होती है ना इसके अंदर, वो आपकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन की रहेगी। लाइन वाले ही मतलब हर चीज़ के लिए लायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उनकी इच्छा होती है, उनकी विल होती है कि क्या उन्होंने एक्सपर्ट्स की एडवाइस को मानना है या नहीं मानना। ठीक है। फंक्शन में क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटीज या फिर फंक्शंस परफॉर्म। ठीक है। और मैट्रिक्स क्या होता है? इन सब का जब कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा जब आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐड हो जाते हैं, इंटीग्रेट किए जाते हैं, दैट इज नॉन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्लियर है? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है। और देन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती है। ऐसे वन बाय वन करके हम सारे के सारे ये जो टाइप्स हैं आपके 4 के 4 वो सब कवर करेंगे। क्लियर? चलो, फर्स्ट कम्स लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है? देखो, दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड बाय मेनी नेम्स बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स लाइक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्केलर, डिपार्टमेंटल एंड आइडियल ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, बहुत ही पुराना फॉर्म है आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का। ठीक है। और इसको आपकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो कई नामों से इसको पुकारते हैं। लाइक जैसे आपका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मिलिट्री में भी क्या होता है? एक डिसिप्लिन होता है ना, टॉप टू डाउन अथॉरिटी चलती है। वर्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। स्केलर है, डिपार्टमेंटल, आइडल, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, इट इज कॉल्ड लाइन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इन इट द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव्स फ्रॉम टॉप टू डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको आप लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो मूव करती है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन। दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हो गया होगा? ये एक ही लाइन आपको सब इसका पूरा क्रक्स बता रही है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आता है, अब क्या कहते हैं? द टॉप मोस्ट ऑफिसर इज द जनरल मैनेजर। जो मेन सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है वो होता है आपका जनरल मैनेजर। वो ऑर्डर्स देता है टू द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। अब जो ऑर्डर डिपार्टमेंटल मैनेजर ने रिसीव किए हैं फ्रॉम द जनरल मैनेजर, अब वो ऑर्डर्स देता है सुपरिटेंडेंट को ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स को। ठीक है। और जो सुपरिटेंडेंट्स होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट जो कि फॉरमैन होता है, फॉरमैन को ऑर्डर्स देगा और फॉरमैन ऑर्डर देता है वर्कर को। तो यहाँ पे 4 पर्सन्स की चेन आई है, जनरल मैनेजर, देन डिपार्टमेंटल मैनेजर, देन सुपरिटेंडेंट्स एंड देन फॉरमैन एंड देन वर्कर्स। ठीक है। इन दिस वे एवरीबडी रिसीव्स ऑर्डर्स फ्रॉम हिज इमीडिएट सुपीरियर्स एंड पासेस ऑर्डर्स टू इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हमने ये देखा है कि हर एक पर्सन ऑर्डर्स रिसीव करता है अपने सुपीरियर से, इमीडिएट जो उसका सुपीरियर होगा, और उसी ऑर्डर को पास कर देता है टू द इमीडिएट सबऑर्डिनेट, जो भी उनके इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको। क्लियर है? चलिए आगे क्या कहते हैं? बोलते हैं द ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव सम सुपीरियर एंड सम सबऑर्डिनेट्स। हर पर्सन का कोई ना कोई तो सुपीरियर होता है और कोई ना कोई सबऑर्डिनेट तो अवश्य होगा ही होगा। ठीक है। बट एक एक्सेप्शन होती है टॉप मोस्ट सुपीरियर की। अब देखो, जो बिल्कुल टॉप पे बैठे, लाइक आपका जो जनरल मैनेजर था, है ना, अब उसका सुपीरियर कौन है? कोई भी नहीं, वो खुद सुपीरियर है। तो एक्सेप्शन है आपकी टॉप मोस्ट सुपीरियर की। एंड लोएस्ट लेवल सबऑर्डिनेट, जो आपका वर्कर्स है, अब उनके अंडर और वर्कर्स तो नहीं होते ना। तो देखो, टॉप मोस्ट जो सुपीरियर होगा उसका कोई आगे इमीडिएट सुपीरियर नहीं होता, और जो लोएस्ट लेवल सबऑर्डिनेट होता उसका कोई आगे सबऑर्डिनेट नहीं होता। तो इसलिए बोला गया ये क्या है? एक्सेप्शन है।
because the top level officer has no superior and the lowest level worker has no subordinates. क्लियर है? अदरवाइज इन दो पर्सन्स को छोड़ के हर एक पर्सन जो भी आपकी इंप्लॉइज है उनके हर एक के पास एक सुपीरियर और एक कोई ना कोई सबऑर्डिनेट उनका होता ही होता है. क्लियर है? चलिए आगे आता है आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. क्या कहते हैं देखो, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक में क्या बोला गया, ऑर्डर्स मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर कोई ऑर्डर्स जाने हैं तो वो कहाँ से जाएंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे. और सेकंड में बोला गया है अगर कोई कंप्लेंट्स एंड सजेशंस हैं दैट विल बी मूव फ्रॉम द बॉटम टू टॉप इन अ स्ट्रेट लाइन. अब कंप्लेंट्स कौन करेंगे, वर्कर्स करेंगे. सजेशंस कौन देगा, वर्कर्स देंगे. लोवेस्ट से अपर तक जाएंगे तो ये मूव करती है फ्रॉम द बॉटम टू टॉप इन अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है? बहुत ईजी है ये तो. Then third point is every employee receives his orders from his nearest superior. हर एक जो आपका एम्प्लॉय होगा वो ऑर्डर्स रिसीव करता है फ्रॉम हिज और हर नियरर सुपीरियर. जो भी उसका नियरेस्ट सुपीरियर होगा उससे वो रिसीव करेगा. फोर्थ वन इज एवरी एम्प्लॉय इज आंसरेबल ओनली टू हिज नियरेस्ट सुपीरियर. अब एक जो एम्प्लॉय है वो हर किसी को आंसरेबल नहीं होता. ही मस्ट बी आंसरेबल ओनली टू हिज नियरेस्ट. जो भी उसके इमीडिएट सुपीरियर होगा उसको ही सिर्फ वो आंसरेबल होता है. ठीक है? एवरी सुपीरियर हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स. अब एक सुपीरियर के अंडर में काम करने वाले जो सबऑर्डिनेट्स होंगे वो लिमिटेड होने चाहिए. अब ये नहीं कि आपके नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आपके अंदर काम कर रहे हैं तो आप उस एफिशिएंसी के साथ उनको चेकआउट ही नहीं कर सकते. ठीक है ना? आप कंट्रोल जो आपकी एफर्ट्स है वो लगा ही नहीं सकते, सुपरवाइज नहीं अच्छे से कर पाओगे. तो बेटर है कि एक सुपीरियर के अंडर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 ही सबऑर्डिनेट्स मैक्सिमम होने चाहिए. ठीक है? Authority is concerned or connected in the hands of the top level officers. Obviously, जो authority है mainly किनके hands में होती है, वो top level officers के hand में होती है. The responsibility for the success or failure of the organization lies entirely on the top level officers. क्या कहते हैं कि जो सक्सेस और फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेनली किनके हाथों में होती है, आपके टॉप लेवल के ऑफिसर्स के. क्लियर है? तो देखो अभी तक हमने डिस्कस किया है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है. ठीक है? देन हमने इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है. अब आता है आपका टाइप्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन. दो तरह से देखा गया है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वन इज डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन. इनको वन बाय वन कवर करेंगे. फर्स्ट आता है आपका प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन. देखो प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं, this form or design of organizational structure becomes necessary only when the activities of all the employees working on the same level happens to be similar. प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर आप इस्टेब्लिश कर सकते हो अगर आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सभी एक्टिविटीज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, ठीक है, वो सेम है. अगर आपके सभी एक्टिविटीज सेम नहीं है तो आप कभी भी प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकते हो. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, द टॉप लेवल ऑफिसर विल बी द जनरल मैनेजर and on the level next to him there will be only one production manager from the point of view of production. क्या बोलता है कि अगर कोई एंटरप्राइज है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है तो जो टॉप लेवल का आपका ऑफिसर होगा दैट विल बी नॉन एज द जनरल मैनेजर, और उसके बाद होगा आपका प्रोडक्शन मैनेजर. क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हो ना तो उसके कंटेक्स्ट में आप प्रोडक्शन मैनेजर ही लेकर आओगे. इट मीन्स दैट एट द डिपार्टमेंटल लेवल देयर इज नीड ऑफ ओनली वन डिपार्टमेंट बिकॉज ऑल अदर एक्टिविटीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट. अब हमने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हम तो कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर जो आपकी नीड अराइज हुई है वो सिर्फ और सिर्फ वन डिपार्टमेंट की हुई है बिकॉज ऑल अदर एक्टिविटीज आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट एंड हेंस देयर इज नो नीड टू हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर देम. तो हमें अलग से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नेक्स्ट टू द प्रोडक्शन मैनेजर विल बी द फॉरमैन. अब प्रोडक्शन मैनेजर आ गया जनरल मैनेजर के बाद. अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर एक होता है आपका फॉरमैन, अंडर हिम विल बी द वर्कर्स, और फॉरमैन के अंडर होते हैं आपके वर्कर्स. अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में कितने फॉरमैन होंगे. अगर तो आपके कंपनी का जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा फॉरमैन को भी अपॉइंट किया जा सकता है सो दैट बेटर कंट्रोल हो सके.
ठीक है ना, एक्टिविटीज को बेटरली सुपरवाइज कर सके, बेटर कंट्रोल मेंटेन कर सके। लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अमाउंट ऑफ वर्क स्मॉल है, बहुत छोटी सी ट्रांजेक्शन ही होती हैं, तो आपको ज्यादा फॉरमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहां पर आप एक फॉरमैन को भी हायर कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ वर्क हैपन्स टू बी लार्ज, more than one foreman can be appointed to have a better control, as a separate human group of workers will function under each foreman. ये चीज हमने डिस्कस करी है कि अगर ज्यादा लोग मतलब काम है तो आप ज्यादा फॉरमैन को अपॉइंट कर सकते हो, और कम काम है तो आप कम को कर सकते हो। इन प्रैक्टिस there are very few pure line organizations because there are no business enterprises where all the activities of similar nature. जनरली अगर हम बात करें तो आपको प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते हैं कंपनीज के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत ही रेयर आपको कोई कंपनी एक आदि मिलेगी कि जहां पर सेम एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, मतलब सिमिलर नेचर की ही एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो आई रिपीट, इन प्रैक्टिस जनरली अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं, देर आर वेरी फ्यू प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज देर आर नो बिजनेस एंटरप्राइजेस वेयर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर। क्लियर है? अब ये आपका कुछ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। क्या कहते हैं, देखो टॉप मोस्ट पर आपका आएगा जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर के अंडर जो आते हैं वो दैट विल बी नॉन एज द प्रोडक्शन मैनेजर, मतलब कि एक ही आएगा जो आप एक एक्टिविटी करो, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो मैनेजर होगा वो दैट विल बी नॉन एज द प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर होते हैं फॉरमैन। अगर लार्ज साइज है तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, अगर आपके बिजनेस के जो वर्क की एक्टिविटीज का साइज है वो स्मॉल है, देन आपके 1 भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे 2 फॉरमैन रहेंगे, फॉरमैन ए एंड फॉरमैन बी। अब इनके अंडर्स आपके आते हैं वर्कर्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड वी आर हैविंग द सेकेंड काइंड ऑफ प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉन एज द डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन से समझ आता है कि अभी तक हमारे पास एक एक्टिविटीज थी, अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट, देखो यहाँ पे हमने सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर को हायर किया हुआ है, इट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ही कर रहे हो ना, लेकिन अब क्या होगा, मेनी डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। In the departmental line organization, the general manager happens to be at the top post. जो आपका जनरल मैनेजर होगा सेम अगेन टॉप पे रहेगा, एंड मेनी डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड अंडर हिम, और उसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइजेस आर डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। अब डिपार्टमेंट्स तो तभी बनेंगे ना अगर आपने जितनी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आप अलग अलग ग्रुप्स में करो। लाइक कोई एक्टिविटी है प्रोडक्शन से रिलेटेड तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ले जाओ, कोई फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज हो तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ले जाओ। तो ऐसे आपको अलग अलग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज को डिवाइड करना पड़ेगा अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन विल बी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको मटेरियल परचेज कर रहे हैं, अगर आपको प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट विल बी फॉल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट विल टेक केयर ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अगर कोई अकाउंट्स की बात है, अगर कोई फंड्स की बात हो रही है, दैट विल बी डन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। द जॉब ऑफ सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट विल बी हैंडल्ड बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। Similarly, the function of making available the employees will be performed by the personnel department. अगर कोई ऐसा फंक्शन है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को अवेलेबल रखना है तो दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज परफॉर्म बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट। ठीक है, अ हेड ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज अपॉइंटेड एंड ही इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल मैनेजर। लाइक हम बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। तो जो भी आपके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं ना, ठीक है, या डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको किस नाम से जानते हो? डिपार्टमेंटल मैनेजर के नाम से। क्लियर? द वर्क ऑफ एवरी डिपार्टमेंट इज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। और हर जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम किया जाएगा वो डिपार्टमेंटल हेड के अंडर ही काम को परफॉर्म किया जाएगा। इट मीन्स अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो किसकी होगी? डिपार्टमेंटल हेड की, है ना। अगर मैं बोलती हूँ प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर की, फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी फाइनेंस मैनेजर की। क्लियर? चलिए अब इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लो आप एक बार। फर्स्ट आपका रहा टॉप लेवल पे जनरल मैनेजर,
इनके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स आए हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सोनल मैनेजर। ठीक है, अब इन सभी जो आपके मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, इनके अंडर आते हैं आपके सुपरिटेंडेंट्स। ठीक है ना, अब सुपरिटेंडेंट्स के अंडर भी आपके देखो प्रोडक्शन है तो फॉरमैन्स आएंगे, आपके फॉरमैन के अंडर आता है आपका वर्कर। ये चीज हमने पढ़ी है प्रोडक्शन मैनेजर में। जो बाकी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर सुपरिटेंडेंट के अंदर आ जाएगा एम्प्लॉइज। ऐसे ही आपका फाइनेंस मैनेजर के अंदर आते हैं सुपरिटेंडेंट, उनके अंदर आता है एम्प्लॉइज। पर्सोनल के अंदर सुपरिटेंडेंट, एंड देन उसके जो बियॉन्ड बिल्कुल आता है दैट विल बी नॉन एज द एम्प्लॉइज। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने कवर किया है, मीनिंग डिस्कस किया है, फीचर्स डिस्कस किए हैं और लाइन ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स को डिस्कस किया है। ठीक है, एक बार दिखा देती हूं मैं। देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते क्या हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि इसके अंदर आप क्या करते हो, अलग अलग रिलेशंस को क्रिएट करते हो जो भी आपके पर्सन्स पोस्ट पर हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हो, ताकि आपको क्लैरिटी रह सके कि कौन सुपीरियर और कौन सबऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, देन हमने कुछ डेफिनेशंस को कवर किया गया है। फिर हमने डिस्कस किया कि 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब लाइन के अंदर हमने सबसे पहले मीनिंग डिस्कस किया है। इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मूव करती है दैट इज मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देन हमने इसका डिस्कस किया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, 7 to 6 हमने फीचर्स डिस्कस किए हैं। देन आया टाइप्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट था आपका प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड था आपका डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, आपको डायग्रामेटिकली देख के ज्यादा विजुअलाइज हो जाएगा कि क्या चीज इसमें होती है इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा अकॉर्डिंगली हमारे मतलब एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो आपके 2 पार्ट्स में कवर होगा। फर्स्ट में हम मीनिंग फीचर टाइप्स को करेंगे अगर किसी की होंगी, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस क्या करेंगे कि इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।